स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे हम सबके अंदर एक बहुत पुरानी संदूक बंद है जिसकी चाबी हम कहीं खो चुके हैं। अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो 26 साल का था, एक छोटी सी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर का काम करता था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अजीब सी छटपटाहट थी। वो घंटों अपने पुराने स्केचबुक को देखता रहता जिसमें आधी अधूरी लकीरें खिंची हुई थी। उसे डर लगता था। डर इस बात का नहीं कि वो फेल हो जाएगा, बल्कि डर इस बात का कि शायद उसके अंदर वो बात ही नहीं है जिसे दुनिया टैलेंट कहती है। वो अक्सर सोचता कि क्या फायदा इन सब चीजों का? क्या वाकई मेरी बनाई हुई चीजों से किसी की जिंदगी बदलेगी? वो इसी उलझन में फंसा हुआ था कि उसकी मुलाकात अपनी पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला से हुई जिन्हें सब प्यार से लिस कहते थे। लिस का घर हमेशा रंगीन चीजों से भरा रहता था। कहीं कोई मिट्टी का बर्तन आधा रंगा हुआ तो कहीं कोई पुरानी किताब खुली हुई। अर्जुन ने एक दिन हिम्मत करके लिस से पूछ ही लिया कि आप इतनी फालतू की चीजें क्यों बनाती रहती हैं, जबकि आपको पता है कि इन्हें कोई खरीदने वाला नहीं है। लिस बस मुस्कुराई और अर्जुन को अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, इस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और सबसे मजेदार ट्रिक पता है क्या है? ये यूनिवर्स हम इंसानों के अंदर बहुत गहरे में कुछ अनमोल रत्न छिपा देता है, बिल्कुल किसी खजाने की तरह, और फिर वो पीछे हटकर बस ये देखता है कि क्या हमें इतनी हिम्मत है कि हम उस खजाने को ढूंढ सके। उस खजाने की खोज को ही क्रिएटिव लिविंग कहते हैं। लिस की बातों में एक ऐसी चमक थी जिसे सुनकर अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे पहली बार सच बता रहा हो। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ पेंटिंग या कविता नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी जिंदगी जीना जो डर से ज्यादा जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी से चलती हो। अर्जुन को लिस की बातें अच्छी तो लग रही थी, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि लिस, मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है कि लोग हंसेंगे। डर लगता है कि मैंने जो बनाया वो बेकार होगा। लिज ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, डर तो सबसे ज्यादा बोरिंग चीज है इस दुनिया में। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा डर तुमसे हमेशा एक ही बात कहता है? वो बस एक ही शब्द चिल्लाता रहता है, रुको। डर के पास कोई नई कहानी नहीं होती, कोई नया ट्विस्ट नहीं होता। वो हर इंसान से वही घिसी-पिटी बातें करता है जो वो सदियों से करता आ रहा है। जैसे कोई मॉल कॉप हो जिसने कई दिनों से नींद न ली हो और बस हर आने जाने वाले पर शक कर रहा हो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। डर का काम है तुम्हें सुरक्षित रखना, लेकिन क्रिएटिविटी के मामले में हमें सुरक्षा की नहीं बल्कि विस्तार की जरूरत होती है। लिज ने अर्जुन को एक मशहूर कवि जैक गिलबर्ट की कहानी सुनाई। जैक एक बहुत बड़े कवि थे, इतने बड़े कि वो रातों रात मशहूर हो सकते थे, लेकिन उन्हें शोहरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपनी शर्तों पर जीना चाहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ग्रीस के पहाड़ों पर एक छोटी सी झोपड़ी में बिताया, जहां वो बस अपनी कविताओं पर ध्यान देते थे और दुनिया के रहस्यों को महसूस करते थे। जैक अपने छात्रों से हमेशा एक ही बात कहते थे, क्या तुम्हें इतनी बहादुरी है कि तुम अपने अंदर छिपे उस खजाने को बाहर ला सको? जैक का मानना था कि बहादुरी के बिना तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी रह जाएगी, उतनी छोटी जितनी तुम शायद कभी नहीं चाहते थे। अर्जुन को लगा जैसे जैक गिलबर्ट की ये बात सीधे उसी के लिए कही गई हो। अर्जुन ने लिज से पूछा कि क्या डर को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है? लिज ने जोर से ठहाका लगाया और कहा कि नहीं अर्जुन, डर को मारना मतलब अपनी क्रिएटिविटी को मारना है। ये दोनों जुड़वा बच्चों की तरह है जो एक ही कोख से पैदा हुए हैं। जहां भी तुम कुछ नया करने जाओगे, डर तुम्हारे साथ साथ चलेगा। मैंने तो इसका एक तरीका निकाल लिया है। जब भी मैं किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करती हूं, तो मैं अपने डर को एक काल्पनिक रोड ट्रिप पर साथ ले जाती हूं। मैं उससे साफ कह देती हूं कि देखो डर, तुम हमारे साथ चल सकते हो। गाड़ी में तुम्हारे लिए जगह है, लेकिन तुम न तो रोड मैप को हाथ लगाओगे
न तुम रेडियो का गाना बदलोगे, और सबसे जरूरी बात, तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। तुम्हारी सलाह सुनी जा सकती है पर मानी नहीं जाएगी। अर्जुन को यह ख्याल बहुत मजेदार लगा। उसने सोचा कि क्या वाकई वो अपने डर को सिर्फ एक यात्री बनाकर रख सकता है। लिज ने उसे अपनी एक सहेली सुसान की कहानी सुनाई। सुसान 40 साल की थी और उसे बचपन में फिगर स्केटिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसने ये सोचकर छोड़ दिया कि वो कभी चैंपियन नहीं बन पाएगी। फिर 40 की उम्र में उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी में कितनी भारीपन और सुस्ती महसूस कर रही है। उसने अपनी क्यूरियोसिटी का पीछा किया और फिर से स्केटिंग शुरू कर दी। लोग उसे देखकर हंसते थे कि इस उम्र में ये छोटी बच्चियों के साथ बर्फ पर क्या कर रही है, लेकिन सुसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कोई गोल्ड मेडल जीतने नहीं आई थी, वो बस उस एहसास को फिर से जीना चाहती थी जो उसे जिंदा महसूस कराए। उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, अपना घर नहीं बेचा, बस अपनी बोरियत भरी जिंदगी में थोड़े से रंग भर दिए। यही तो बिग मैजिक है, अपनी उन खुशियों को वापस पाना जिनके लिए हमारा दिल धड़कता है। लिज ने अर्जुन से कहा कि देखो, हम सबके पास डर की एक लंबी लिस्ट होती है। मेरे पास टैलेंट नहीं है, किसी और ने ये काम मुझसे बेहतर पहले ही कर दिया है। लोग मुझे सीरियस नहीं लेंगे, या फिर अब तो बहुत देर हो चुकी है। ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। लेकिन असल बात यह है कि क्रिएटिव लिविंग का रास्ता बहादुरों के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, इसका मतलब यह है कि तुम डर के बावजूद वो काम करोगे। अर्जुन ने अपनी स्केचबुक की ओर देखा। उसे लगा जैसे वो खाली पन्ने उसे पुकार रहे हों। लिज की बातों ने उसके मन के उस मॉल कॉप को थोड़ा शांत कर दिया था। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी पहचान सिर्फ उसके डर के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी, जबकि उसके अंदर एक ऐसी मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी थी जो बाहर आने के लिए तड़प रही थी। लिज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि अर्जुन, तुम खुद को कम मत समझो। तुम उन हजारों साल पुराने इंसानों के वंशज हो जो गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे, जो पत्थरों से औजार गढ़ते थे। क्रिएटिविटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को मिलती है। ये तो इंसान होने का सबूत है। खेती करना हमने सिर्फ 10,000 साल पहले सीखा है, लेकिन कला बनाना हम 40,000 सालों से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे लिए पेट भरने से ज्यादा जरूरी अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करना था। इसलिए तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई परमिशन स्लिप चाहिए तो लो, मैं तुम्हें देती हूं। जाओ और कुछ बनाओ, चाहे वो कितना ही अजीब या फालतू क्यों न लगे। अर्जुन के मन का बोझ अब थोड़ा हल्का होने लगा था। उसने लिज से वादा किया कि वो आज रात अपनी स्केचबुक पर कम से कम एक लकीर तो जरूर खींचेगा। लिज ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस यही तो शुरुआत है। खजाना कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस अपनी आंखों से डर की पट्टी हटाओ और उस रोमांचक सफर पर निकल पड़ो। जिंदगी बहुत छोटी है अर्जुन, इसे सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में या डर के साए में दुबक कर बिताने के लिए नहीं बनाया गया है। इसे सजाने के लिए बनाया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी पड़ोसी आइलीन अपने शरीर पर टैटू बनवाती है। ये सोचकर कि ये शरीर तो अस्थाई है, तो क्यों न इसे जितना हो सके उतना खूबसूरत और मजेदार बनाया जाए। अर्जुन घर लौटा और अपनी मेज पर रखे उन अधूरे स्केचेस को एक नई नजर से देखने लगा। उसे अब डर तो लग रहा था, लेकिन उस डर के साथ साथ एक अजीब सी बिजली जैसी जिज्ञासा भी दौड़ रही थी। उसने अपनी पेंसिल उठाई और उस पन्ने पर पहली लकीर खींच दी। क्या अर्जुन अपने इस सफर को पूरा कर पाएगा? क्या वो उस जादू को महसूस कर पाएगा जो लिज उसे समझाना चाहती थी? कहानी अभी शुरू हुई है और अगले मोड़ पर अर्जुन को यह समझ आने वाला है कि विचार या आइडियाज असल में क्या होते हैं और वो हमारे पास कैसे आते हैं। अभी के लिए अर्जुन ने बस अपनी यात्रा का पहला कदम बढ़ाया था। अगली सुबह जब अर्जुन लिज के घर पहुंचा तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने रात भर जागकर अपनी पुरानी ड्राइंग्स को देखा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था
जैसे वो सब बेजान कागज के टुकड़े हों। लिज उस वक्त अपने बगीचे में कुछ पुराने गमलों को पेंट कर रही थी। अर्जुन को देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि लगता है तुम्हारी नींद उड़ गई है। अर्जुन ने पास बैठकर अपनी उलझन जाहिर की। उसने कहा कि लिज, मुझे कल आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो खजाना ढूंढने की शुरुआत कहां से होती है। मुझे कल बहुत सारे आइडियाज आए, लेकिन सुबह होते होते सब धुंधले पड़ गए। लिज ने अपने हाथ से ब्रश रखा और अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा कि अर्जुन, विचारों को लेकर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हमें लगता है वो हमारे दिमाग की उपज है, लेकिन असलियत बहुत ज्यादा जादुई है। मैं मानती हूं कि हमारे ग्रह पर सिर्फ इंसान, जानवर और पौधे ही नहीं रहते, बल्कि हमारे आसपास विचार यानी आइडियाज भी एक तरह की जीवित ऊर्जा बनकर घूमते रहते हैं। ये विचार पूरी तरह से आजाद होते हैं। उनकी अपनी एक इच्छा शक्ति होती है। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, इस भौतिक दुनिया में साकार होना। लेकिन मुश्किल यह है कि बिना किसी इंसान के सहयोग के वो विचार महज एक ऊर्जा ही बने रहते हैं। इसलिए ये विचार हमेशा किसी ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जो उनके साथ साझेदारी यानी कोलैबोरेशन कर सके। अर्जुन को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा कि साझेदारी? क्या विचार हमसे बात करते हैं? लिज ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल। जब कोई आइडिया तुम्हें पसंद कर लेता है तो वो तुम्हारा दरवाजा खटखटाता है। वो तुम्हें संकेत भेजता है। कभी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर सी दौड़ती है, कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या कभी अचानक तुम्हारा मन किसी बात को लेकर इतना उत्साहित हो जाता है कि तुम्हें घबराहट होने लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम पहली बार किसी के प्यार में पड़ रहे हो। लेकिन अक्सर हम इतने मशरूब होते हैं, टीवी देखने में, चिंताओं में, दूसरों से जलने में या बस अपने काम की भागदौड़ में, कि हम उस दस्तक को अनसुना कर देते हैं। विचार कुछ दिन, कुछ महीने या कभी कभी सालों तक इंतजार करता है, और जब उसे लगता है कि तुम उसके लिए तैयार नहीं हो तो वो खामोशी से किसी और के पास चला जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पूछा कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? लिज ने एक लंबी आह भरी और अमेज़न के जंगल की अपनी उस कहानी का जिक्र किया जो उन्हें आज भी हैरान कर देती है। उन्होंने बताया कि सालों पहले उनके पास एक बहुत बड़ा आइडिया आया था। वो एक उपन्यास लिखना चाहती थी जिसकी कहानी अमेज़न के जंगलों में एक सड़क बनाने के प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द थी। उन्होंने उस विचार को दिल से अपनाया, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, रिसर्च की, नोट्स बनाए, यहां तक कि पुर्तगाली भाषा भी सीखनी शुरू कर दी। लेकिन तभी उनकी निजी जिंदगी में बहुत बड़ी उथल पुथल मच गई। उन्हें महीनों तक अपना घर-बार छोड़कर विदेश जाना पड़ा। उन्होंने उस अमेज़न वाली कहानी को यह सोचकर एक डिब्बे में बंद कर दिया कि जब हालात ठीक होंगे तब वापस इस पर काम करेंगी। 2 साल बीत गए। जब लिज वापस लौटी और उन्होंने बड़े उत्साह से अपने वो पुराने नोट्स निकाले तो उन्हें एक भयानक एहसास हुआ। वो कहानी मर चुकी थी, फाइलें वही थी, शब्द भी वही थे, लेकिन वो जादू गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना सांप अपनी कैंचुली छोड़ गया हो। लिज ने महसूस किया कि उस विचार ने 2 साल तक इंतजार किया था, लेकिन जब उसे लगा कि उसकी उपेक्षा हो रही है तो उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चलता बना। अर्जुन ने डरते हुए पूछा कि फिर वो आइडिया कहाँ गया? लिज ने मुस्कुराते हुए कहा कि जादू तो अब शुरू होता है। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात मशहूर लेखिका एन पैचेट से हुई। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और वो एक दूसरे को चिट्ठियां लिखने लगी। एक दिन एन ने जिक्र किया कि वो एक नए उपन्यास पर काम कर रही है जिसकी कहानी अमेज़न के जंगलों के बारे में है। लिज को थोड़ी हैरानी हुई, पर उन्होंने सोचा कि शायद अमेज़न पर बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं। लेकिन जब वो दोनों अगली बार मिली और एन ने अपनी कहानी का पूरा खाका सुनाया तो लिज के होश उड़ गए। वो हूबहू वही कहानी थी जो लिज ने सोची थी। मिनेसोटा की रहने वाली एक उम्रदराज महिला
जो अपने शादीशुदा बॉस से प्यार करती है और फिर अमेज़न में पैसा और इंसान ढूंढने के लिए भेज दी जाती है। ये कोई मामूली संयोग नहीं था अर्जुन, ये बहुत ही विशिष्ट कहानी थी। लिज ने एन की आंखों में देखते हुए कहा कि एन, मुझे लगता है उस दिन जब हम पहली बार न्यूयॉर्क में मिले थे और तुमने मुझे गले लगाया था, तब वो विचार मेरे अंदर से निकलकर तुम्हारे अंदर समा गया। ये सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। लिज ने समझाया कि इसे मल्टीपल डिस्कवरी कहते हैं। इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि दो वैज्ञानिकों ने अलग अलग देशों में बैठकर एक ही समय पर एक ही आविष्कार किया, क्योंकि वो विचार हवा में था और जो भी सबसे ज्यादा तैयार था उसने उसे पकड़ लिया। प्रेरणा हमेशा अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके चलती है। अगर तुम उसे नजरअंदाज करोगे तो वो तुरंत किसी और दरवाजे पर दस्तक देगी। लिज ने अर्जुन को समझाया कि उस दिन उन्हें एन से कोई जलन नहीं हुई, बल्कि उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ कि वो इस चमत्कार का हिस्सा बन सकी। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम भी अपने अंदर के उन विचारों का सम्मान करना सीखो। जब कोई आइडिया आए तो उसे टालो मत। तुम उससे कह सकते हो कि मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, बताओ हम साथ मिलकर क्या बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये साझेदारी बहुत नाजुक होती है। हम अक्सर अपनी क्रिएटिविटी के साथ दुख और तकलीफ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम खुद को बर्बाद नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे या मानसिक रूप से बीमार नहीं होंगे, तब तक हम महान कलाकार नहीं बन सकते। ये बहुत पुराना और खतरनाक रास्ता है। मैं तुम्हें एक दूसरा रास्ता बताती हूं। पूरी विनम्रता, सम्मान और खुशी के साथ साझेदारी करने का। अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने रिश्तों को सुलझाओ ताकि तुम्हारा दिमाग साफ रह सके और तुम अपने काम पर ध्यान दे सको। ये मत सोचो कि तुम प्रेरणा के गुलाम हो या उसके मालिक, बल्कि तुम तो उसके पार्टनर हो। पुराने समय में लोग ऐसा ही मानते थे। रोमन और ग्रीक लोग मानते थे कि इंसान खुद जीनियस नहीं होता, बल्कि उसके पास एक जीनियस यानी एक दिव्य शक्ति आती है जो उसकी मदद करती है। इससे इंसान का अहंकार यानी ईगो काबू में रहता है। अगर काम अच्छा हुआ तो उस शक्ति का शुक्रिया अदा करो, और अगर काम खराब हुआ तो खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। बस ये समझो कि उस दिन तुम्हारे जीनियस ने छुट्टी ले ली थी। अर्जुन ने महसूस किया कि अब तक वो खुद को ही सारा श्रेय या सारा दोष दे रहा था, जिससे उस पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया था। लिज ने उसे हार्पर ली का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपनी पहली किताब की जबरदस्त कामयाबी के बाद दशकों तक कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें अपनी ही सफलता से डर लगने लगा था। उन्होंने अर्जुन से कहा कि बेटा, तुम कभी भी अपनी पुरानी जीत या दूसरों की हार को अपनी प्रेरणा मत बनाना। असली खुशी तो सिर्फ कुछ बनाने में है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। तुम बस अपनी क्यूरियोसिटी का पीछा करते रहो। विचार तुम्हारे पास आते रहेंगे और कभी कभी वो जादू तुम्हारे साथ भी होगा, जब तुम्हें लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा हाथ पकड़कर काम करवा रही है। लिज की अमेज़न वाली बात सुनकर अर्जुन को समझ आया कि विचार कितने अनमोल और स्वतंत्र होते हैं। उसने सोचा कि क्या उसे भी कोई ऐसी ही चुंबन जैसी प्रेरणा मिल सकती है। लिज ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस तैयार रहो अर्जुन, अपना दिल और दिमाग खुला रखो। खजाना वही है, बस तुम्हें उसकी भाषा सीखनी होगी। अर्जुन को अब अपनी मेज और पेंसिल से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे लग रहा था जैसे वो किसी बहुत पुराने दोस्त के साथ एक नए एडवेंचर पर जाने वाला है। क्या अर्जुन उस जादुई शक्ति को अपने पास बुला पाएगा? और क्या होगा जब उसे असल जिंदगी में समाज और अपनों की पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा? कहानी के अगले हिस्से में अर्जुन को अपनी रचनात्मक आजादी यानी परमिशन के बारे में एक नया नजरिया मिलेगा, जो उसे पूरी तरह बदल कर रख देगा। अभी के लिए अर्जुन ने बस ये मान लिया था कि वो इस जादुई दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अर्जुन अगले कुछ दिनों तक अपने काम में लगा रहा, लेकिन उसके दिमाग में एक बात बार बार घूम रही थी कि क्या वो वाकई खुद को एक कलाकार कह सकता है। उसे लगता था
कि शायद वो बस एक नकल करने वाला इंसान है। जब वो दोबारा लिज से मिला तो उसने अपनी ये हिचकिचाहट उनके सामने रखी। अर्जुन ने कहा कि लिज, मेरे परिवार में दूर दराज तक कोई आर्टिस्ट नहीं रहा है, सब बहुत ही सिंपल और साधारण लोग हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कोई पोजर तो नहीं हूं। लिज ने उसकी बात सुनकर एक हल्की सी मुस्कान दी और अपने माता पिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अर्जुन, मैं भी किसी कलात्मक खानदान से नहीं आती हूं। मेरे पिताजी एक इंजीनियर थे और मां एक नर्स थी, जो बहुत ही अनुशासन के साथ अपनी जिंदगी बिताते थे। लेकिन उन्होंने मुझे आजादी और जिद का जो सबक दिया, वही मेरी असली पूंजी रही है। मेरे पिता ने कभी किसी से इजाजत नहीं ली। जब उन्हें मन किया, उन्होंने क्रिसमस ट्री की खेती शुरू कर दी। जब मन किया तो बकरियां ले आए और उन्हें हमारी छोटी सी कार फोर्ड पिंटू की पिछली सीट पर बिठाकर घर ले आए। यहां तक कि जब उनकी नौकरी के दौरान उन्हें एक सजेशन बॉक्स बनाने को कहा गया तो उन्होंने डिब्बा बनाकर उसमें पहली पर्ची ही ये डाल दी कि इस डिब्बे को यहां से हटा देना चाहिए। उन्होंने मुझे सिखाया कि क्रिएटिव लिविंग के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह की जरूरत नहीं होती, बस अपने रास्ते पर खुद चलने की हिम्मत चाहिए। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वाकई मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लिज ने कागज का एक पुराना टुकड़ा उठाया और उस पर अर्जुन का नाम लिखकर कहा कि ये लो, तुम्हारा परमिशन स्लिप, अब जाओ और कुछ बनाओ। उन्होंने समझाया कि इंसान का रचना करना कोई नई बात नहीं है, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। गौर करो, इंसान ने खेती करना तो सिर्फ 10,000 साल पहले सीखा है, पर वो पेंटिंग और कला 40,000 सालों से बना रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज पेट भरने से पहले ही अपनी दुनिया को सजाने में लग गए थे। तुम चाहे पेंटिंग करो, कोई गाना गाओ या अपनी दीवार पर कुछ अजीब सा चित्र बनाओ, ये तुम्हारा हक है क्योंकि तुम एक इंसान हो। ये दुनिया हमें सिखाती है कि कला सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है, पर सच तो ये है कि हम सब मेकर्स हैं। अर्जुन, तुम्हें किसी स्कूल या डिग्री का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह है कि साहित्य में नोबेल प्राइज जीतने वाले कई लेखकों के पास भी कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। कुछ तो हाई स्कूल भी पार नहीं कर पाए थे। असली क्रेडिबिलिटी तुम्हारी रोज की मेहनत और लगन से आती है, किसी यूनिवर्सिटी के ठप्पे से नहीं। अर्जुन ने कहा कि लेकिन मैं जो बनाता हूं वो कभी ओरिजिनल नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये सब पहले ही कोई कर चुका है। लिज ने उसे धीमे से टोकते हुए कहा कि अर्जुन, अब मैं ओरिजिनलिटी से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। मुझे तो ऑथेंटिसिटी यानी असलियत पसंद है। हो सकता है कि तुम्हारा आइडिया नया ना हो, पर वो आइडिया तुम्हारे द्वारा तो पहले कभी नहीं किया गया। शेक्सपियर के बाद से लगभग हर कहानी बार बार दोहराई जा रही है, पर हर पीढ़ी उसे अपने तरीके से कहती है। तुम बस वो कहो जो तुम्हारे दिल में है, पूरी ईमानदारी के साथ, और वो अपने आप ही नया और सच्चा लगेगा। उन्होंने अपनी पड़ोसी आइलीन की कहानी सुनाई, जो अक्सर नए नए टैटू बनवाती रहती थी। जब लिज ने उससे पूछा कि तुम अपने शरीर पर ये पक्के निशान इतनी आसानी से कैसे बनवा लेती हो, तो आइलीन ने बड़े पते की बात कही कि मेरा शरीर अस्थाई है, पर यह टैटू परमानेंट है। हम यहां थोड़े समय के लिए आए हैं, तो क्यों न इस छोटी सी जिंदगी को जितना हो सके उतना रंगीन बना लिया जाए। अर्जुन, हम भी प्रिंटर की इंक से अपनी जिंदगी को सजा रहे हैं, क्योंकि अंत में सब कुछ खत्म ही हो जाना है। लिज ने अर्जुन को एरोगेंस ऑफ बिलोंगिंग के बारे में बताया, जिसे कवि डेविड व्हाइट ने एक जरूरी गुण माना है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम खुद को सबसे बड़ा समझो, इसका मतलब बस ये है कि तुम खुद को यहां होने का हकदार समझो। जब तुम्हारे अंदर की आवाज कहे कि तुम कौन होते हो ये सब बनाने वाले, तो चुपचाप उसे जवाब दो कि मैं ईश्वर की संतान हूं और इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। इसलिए मुझे अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। अपने काम को बचाने के लिए तुम्हें खुद को परिभाषित करना होगा। खड़े होकर गर्व से कहना होगा कि मैं एक कलाकार हूं, मैं एक डिजाइनर हूं। ये घोषणा सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के मन के लिए जरूरी है, ताकि तुम्हारी आत्मा
उस हिसाब से काम करना शुरू कर सके। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी झिझक थी। लिज ने एक और गहरी बात कही कि अर्जुन, कभी भी दुनिया को बचाने के लिए मत लिखो या मत बनाओ। अगर तुम दूसरों की मदद करने के बोझ के साथ काम करोगे तो तुम्हारा काम भारी और उबाऊ हो जाएगा। इसके बजाय तुम वो काम करो जो तुम्हें खुद को खुशी दे, जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। जब तुम खुद को खुशी देने के लिए कुछ बनाते हो तो वो काम इतना सच्चा होता है कि वो अनजाने में दूसरों की भी मदद कर देता है। मेरी एक दोस्त नन है जो गरीबों की सेवा करती है। वो इसलिए सफल है क्योंकि उसे वो काम करना अच्छा लगता है। वो कोई शहीद बनकर सेवा नहीं करती। अर्जुन को लगा जैसे उसे जिम्मेदारियों के उस बोझ से आजादी मिल गई है जो उसे कुछ नया करने से रोक रहा था। उसने अब अपनी स्केचबुक को एक जिम्मेदारी की तरह नहीं बल्कि एक खेल की तरह देखना शुरू किया। लिज ने अर्जुन से विदा लेते हुए कहा कि अर्जुन, तुम पहले से ही एक क्रिएटिव इंसान हो। बस तुम्हें खुद को उस गुफा से बाहर लाना है जहां तुमने अपने डर को छिपा रखा है। तुम्हारी उम्र चाहे जो भी हो, जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है और वो अनुभव ही तुम्हारी सबसे बड़ी डिग्री है। तुम्हें किसी महंगे स्कूल में जाकर कर्ज लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कर्ज अक्सर क्रिएटिव सपनों का गला घोंट देता है। तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक लाइब्रेरी की किताबों में और म्यूजियम की दीवारों पर बैठे हैं। उनसे सीखो और अपना काम करो। आखिर में सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। जब स्कूल की दीवारें गिर जाएंगी तो सिर्फ तुम और तुम्हारा काम ही बचेगा। अर्जुन ने माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस चर्चा को अपने मन में गहराई से उतार लिया था। उसे समझ आ गया था कि उसे किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करना है। उसे बस अपनी उस अंदरूनी जिज्ञासा का हाथ थामना है और बढ़ते जाना है। अभी अर्जुन का सफर और भी दिलचस्प होने वाला था क्योंकि उसे आगे ये सीखना था कि जिद यानी परसिस्टेंस और मुश्किल वक्त में खुद को कैसे संभाला जाता है। लेकिन आज उसने अपनी आजादी के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए थे। अर्जुन ने लिज की दी हुई उस परमिशन स्लिप को अपने डेस्क के सामने चिपका दिया था। लेकिन अगले कुछ दिन उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। उसने तय किया था कि वो रोज कम से कम 30 मिनट अपने स्केचबुक को देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर असलियत उतनी खुशनुमा नहीं थी जितनी उसने सोची थी। कभी उसे लगता कि उसकी लकीरें टेढ़ी में ही है, तो कभी उसे अपने काम से घिन आने लगती। एक शाम जब वो बहुत परेशान था, वो लिज के पास पहुंचा। लिज उस वक्त अपनी पुरानी साइकिल को पेंट कर रही थी। अर्जुन ने पास जाकर कहा कि लिज, मैंने शुरू तो कर दिया, पर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ भी सही नहीं कर पा रहा हूं। लिज ने ब्रश नीचे रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि अर्जुन, फ्रस्ट्रेशन कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे काम का एक हिस्सा है। अगर तुम एक कलाकार बनना चाहते हो तो तुम्हें शिट सैंडविच खाने के लिए तैयार रहना होगा। अर्जुन थोड़ा ठिठका तो लिज ने हंसते हुए समझाया कि देखो, दुनिया में हर वो चीज जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, उसके साथ कुछ न कुछ कड़वा जरूर आता है। अगर तुम्हें बच्चे पालने का शौक है तो तुम्हें उनके रोने और गंदगी साफ करने की तकलीफ झेलनी होगी। अगर तुम्हें दुनिया घूमने का मन है तो तुम्हें ट्रेन में जेब कटने का रिस्क लेना होगा। वैसे ही अगर तुम्हें कुछ बनाना है तो तुम्हें रिजेक्शन और अपनी ही कमियों को बार बार झेलने की हिम्मत जुटानी होगी। सवाल यह नहीं है कि तुम्हें दर्द होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम उस दर्द को सहने के लिए तैयार हो ताकि तुम वो कर सको जो तुम्हें पसंद है। अर्जुन को समझ आया कि वो अब तक सिर्फ एक्सटेसी यानी आनंद के इंतजार में था, जबकि असली खेल तो उस मेहनत और खिजलाहट के बीच टिके रहने का है। लिज ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जब वो महज 16 साल की थी, तब उन्होंने एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाकर खुद से एक वादा किया था। उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि वो एक बहुत बड़ी और कामयाब लेखिका बनेंगी, क्योंकि कामयाबी उनके हाथ में नहीं थी। उन्होंने बस ये कसम खाई थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी लिखने के साथ बिताएंगी, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो।
उन्होंने राइटिंग से ये कभी नहीं मांगा कि वो उनका घर चलाएं या उन्हें पैसे दे, बल्कि उन्होंने ये तय किया कि वो खुद राइटिंग का ख्याल रखेंगी। अर्जुन, मैंने सालों तक वेटर, बारटेंडर और रेंज हैंड की तरह काम किया ताकि मेरा लिखना आजाद रह सके। मैंने तब तक अपनी डे जॉब नहीं छोड़ी जब तक मेरी चौथी किताब, जो कि ईट प्रे लव थी, सुपरहिट नहीं हो गई। अपनी क्रिएटिविटी पर घर चलाने का बोझ कभी मत डालना, क्योंकि डर और दबाव में कोई भी अच्छी चीज पैदा नहीं हो सकती। लिज की बातें सुनकर अर्जुन को अपनी ग्राफिक डिजाइन की नौकरी पर गुस्सा आना कम हो गया। उसे समझ आया कि उसकी नौकरी ही उसे वो आजादी दे रही है जिससे वो शाम को बिना किसी चिंता के स्केच बना सकता है। लिज ने उसे भारत के एक आदमी की कहानी सुनाई जिसके पास सिर्फ एक बैल था। उस आदमी ने गरीबी के बावजूद अपने बैल के एक सींग को गुलाबी और दूसरे को नीले रंग से रंग दिया था और उन पर छोटी छोटी घंटियां बांध दी थी। उसके पास जो था उसने उसी को अपनी कल्पना से सजा दिया था। अर्जुन, तुम्हारे पास भी शायद समय की कमी हो, पर तुम्हें उस चुराए हुए समय में ही अपनी कला गढ़नी होगी। इसे एक अफेयर की तरह समझो, जैसे लोग अपने पार्टनर से छिपकर मिलने के लिए कहीं भी वक्त निकाल लेते हैं, चाहे वो सीढ़ियों के नीचे 15 मिनट ही क्यों न हो। वैसे ही तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी के साथ छिप छिप कर मिलना होगा। वो 15 मिनट भी तुम्हारे लिए बहुत रोमांचक और जिंदा महसूस कराने वाले होंगे। अर्जुन ने कहा कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बस दूसरों की नकल कर रहा हूं। लिज ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। हर कोई शुरुआत में अपने पसंदीदा आर्टिस्ट की नकल ही करता है। मैंने भी बरसों तक हेमिंग्वे और कॉर्मैक मैकार्थी की तरह लिखने की कोशिश की थी। ये सीखने का एक तरीका है, जैसे कोई म्यूजिशियन पहले दूसरों की धुन पर हाथ साफ करता है। और अर्जुन, कभी भी परफेक्शन के चक्कर में मत फंसना। परफेक्शनिज्म दरअसल कुछ और नहीं, बल्कि ऊंची एड़ी के जूते और मिंक कोट पहनकर आया हुआ डर ही है जो खुद को बहुत एलिट दिखाता है। ये तुम्हें काम शुरू करने से रोकता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम कभी परफेक्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन सच तो यह है कि इस दुनिया में कुछ भी आलोचना से परे नहीं है। यहां तक कि बीथोवेन की सिम्फनी को भी कुछ लोग बहुत शोर भरा मानते हैं। लिज ने उसे समझाया कि डन इज बेटर देन गुड। उन्होंने अपनी किताब द सिग्नेचर ऑफ ऑल थिंग्स का उदाहरण दिया, जिसमें एक पात्र उन्हें खुद भी थोड़ा अधूरा और बनावटी लगता था। लेकिन उन्होंने उसे बदलने के लिए पूरी किताब को फिर से नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें वो टेढ़ा मेढ़ा घर ही पसंद था। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत के बाद मेरे डेस्क की दराज में अधूरे पन्ने पड़े रहें। बस अपना काम खत्म करो और उसे दुनिया के हवाले कर दो। अर्जुन को महसूस हुआ कि वो अब तक परफेक्शन के जाल में फंसकर खुद को रोक रहा था। उसे विनिफ्रेड नाम की उस 90 साल की महिला की याद आई, जिसने 80 की उम्र में प्राचीन इतिहास पढ़ना शुरू किया और 90 तक पहुंचते पहुंचते वो उस विषय की एक्सपर्ट बन गई थी। लिज ने अर्जुन को एक आखिरी मशवरा दिया कि जब भी तुम अटक जाओ तो खुद को सजाओ। जैसे लेखक ट्रिस्ट्रम शांडी अपने काम में रुकने पर उठकर शेव करता था और अपने बेहतरीन कपड़े पहनता था ताकि प्रेरणा उसकी तरफ आकर्षित हो सके, वैसे ही तुम भी खुद को संवारो। अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ कि तुम उसके साथ वक्त बिताने के काबिल हो। अर्जुन घर गया और उसने उस रात अपनी ड्राइंग की गलतियों पर रोने के बजाय उसे बस पूरा करने पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि उसका काम उसका बच्चा नहीं है, बल्कि वो तो बस एक चीज है जिसे उसने प्यार से बनाया है। अगर वो इसे काटता भी है या बदलता भी है तो इससे उसकी आत्मा को चोट नहीं पहुंचेगी। अर्जुन अब उस मजबूत भरोसे की ओर बढ़ रहा था जिसे लिज फियर्स ट्रस्ट कहती थी। उसे समझ आ गया था कि यह सफर किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि उस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए है जिसे ये ब्रह्मांड मना रहा है। अभी उसे बहुत कुछ और सीखना था, जैसे कि जिज्ञासा की शक्ति और वो ट्रिकस्टर एनर्जी जो शहीदों के बोझ को कम कर देती है। पर उस रात अर्जुन ने अपनी स्केचबुक बंद की
और पहली बार एक सुकून की नींद सोया, क्योंकि उसने वो पन्ना खत्म कर लिया था। अर्जुन के मन में अब एक नई लहर उठ रही थी, लेकिन इसके साथ ही एक गहरा सवाल भी खड़ा हो गया था। उसने काम तो शुरू कर दिया था, पर उसे लगने लगा था कि क्या उसकी कला वाकई उसे पसंद करती है। एक शाम जब वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, वो लिज के पास गया। लिज अपने घर के बरामदे में बैठी कुछ पुरानी किताबों को देख रही थी। अर्जुन ने उनके पास बैठकर अपनी उलझन जाहिर की। उसने कहा कि लिज, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, पर कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा ये काम मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे लगता है कि जैसे मैं किसी ऐसी लड़की के पीछे भाग रहा हूं जो बहुत खूबसूरत है पर मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती और बस मेरा मजाक उड़ाती है। लिज ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा कि अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो जिसे ऐसा लगता है। बहुत से कलाकार अपनी कला को एक बुरी गर्लफ्रेंड की तरह देखते हैं, जो उन्हें तड़पाती है, उन्हें सजा देती है और उन्हें बर्बाद कर देती है। लिज ने उसे अपनी एक दोस्त डॉक्टर रॉबिन वॉल किमर की कहानी सुनाई, जो एक बॉटनिस्ट है। रॉबिन अक्सर अपने स्टूडेंट से 2 सवाल पूछती थी। पहला सवाल, क्या तुम प्रकृति से प्यार करते हो? और हर छात्र अपना हाथ उठा देता था। लेकिन जब वो दूसरा सवाल पूछती थी, क्या तुम्हें लगता है कि प्रकृति भी तुम्हें बदले में प्यार करती है? तो सब अपना हाथ नीचे कर लेते थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है अर्जुन, क्योंकि हम अक्सर ये मानने लगते हैं कि ये सृष्टि या हमारी रचनात्मकता हमारे प्रति उदासीन है। लेकिन सच तो ये है कि प्रकृति और रचनात्मकता हमें पुकारती है। वो चाहती है कि हम उसके साथ मिलकर कुछ नया बनाएं। जैसे मिट्टी बीज को जगह देती है और इंसान उसमें बागीचा लगाता है, दोनों एक दूसरे के शुक्रगुजार होते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि वो अपनी कला के साथ एक शहीद यानी मार्टर वाला रिश्ता निभा रहा था। लिज ने उसे समझाया कि हमारे समाज ने कलाकारों को टॉर्मेंटेड आर्टिस्ट की तरह देखना शुरू कर दिया है। हमें लगता है कि अगर हम दुखी नहीं होंगे तो हम कुछ अच्छा नहीं बना पाएंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि पीड़ा यानी एंग्विश ही इकलौता सच्चा अनुभव है, लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये अंत में कलाकार को ही खत्म कर देता है। नॉर्मन मेलर और फिलिप रोथ जैसे बड़े लेखकों ने भी लिखने को एक टॉर्चर की तरह देखा। लेकिन अर्जुन, मैं चाहती हूं कि तुम इस मार्टर वाले रास्ते को छोड़ो और ट्रिक्स्टर यानी नटखट खिलाड़ी का रास्ता चुनो। शहीद कहता है कि जिंदगी दर्द है और वो इस जंग में खुद को कुचलवाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ट्रिक्स्टर कहता है कि जिंदगी दिलचस्प है और वो हर मुश्किल को एक खेल की तरह खेलता है। ट्रिकस्टर का स्वभाव हल्का, चुलबुला और नियमों को तोड़ने वाला होता है। वो खुद पर भरोसा करता है और ये मानता है कि ये ब्रह्मांड उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अर्जुन, जब तुम ट्रिकस्टर बनते हो तो तुम अपनी कला के साथ लड़ते नहीं हो, बल्कि उसके साथ मस्ती करते हो। मेरी दोस्त ब्रेने ब्राउन ने भी सालों तक लिखने के दौरान बहुत दुख झेला था, पर जब उसने ट्रिकस्टर का रास्ता अपनाया तो उसने अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते अपनी कहानियों को रिकॉर्ड करना शुरू किया और उसे कागज पर उतार लिया। अर्जुन ने एक और जरूरी बात पूछी कि क्या हमेशा पैशन यानी जुनून का होना जरूरी है? लिज ने उसे एक बड़ा ही सुकून देने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अर्जुन, पैशन कभी कभी बहुत डरावना और थका देने वाला हो सकता है। जुनून एक आग के मीनार की तरह है जिसे पाना सबके बस की बात नहीं होती और ये आपसे बहुत कुछ त्याग करने को कहता है। लेकिन क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा बहुत ही कोमल और लोकतांत्रिक है। ये हर किसी के पास हो सकती है। जिज्ञासा आपसे बस एक छोटा सा सवाल पूछती है, क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें तुम्हारी थोड़ी सी भी दिलचस्पी है? जिज्ञासा एक स्कैवेंजर हंट की तरह है, जहां आप छोटे छोटे सुरागों का पीछा करते हो। मुझे याद है जब मेरी अमेज़न वाली किताब का विचार मुझे छोड़कर चला गया था, तो मेरे पास कोई बड़ा जुनून नहीं बचा था। फिर एक दिन मुझे अपने बागीचे में छोटे छोटे पौधों को देखकर जिज्ञासा हुई। मैंने बस उस हल्की सी दिलचस्पी का पीछा किया और उसी रास्ते पर चलते चलते
मुझे अपनी अगली बड़ी किताब द सिग्नेचर ऑफ ऑल थिंग्स का सुराग मिल गया। इसलिए अर्जुन, अगर जुनून गायब हो जाए तो अपनी जिज्ञासा का हाथ थाम लो, वो तुम्हें कभी भटकने नहीं देगी। अर्जुन को अपनी असफलता का बहुत डर सता रहा था। लिज ने उसे क्लाइव जेम्स की कहानी सुनाई। क्लाइव का एक नाटक बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गया था, जिससे वो गहरे डिप्रेशन में चले गए थे। उन्हें लगा कि अब वो कभी कुछ नहीं लिख पाएंगे। फिर एक दिन उनकी बेटियों ने उनसे अपनी पुरानी साइकिलों को सजाने को कहा। क्लाइव ने कई हफ्तों तक उन साइकिलों पर हजारों छोटे छोटे तारे बनाए। उस दौरान उन्हें समझ आया कि असफलता दरअसल आपसे बस एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम वाकई में चीजें बनाना जारी रखना चाहते हो? क्लाइव का जवाब हाथ था। उन्होंने साइकिलों को रंगा और धीरे धीरे उनकी लिखने की शक्ति वापस आ गई। अर्जुन, असफलता का मतलब अंत नहीं है, ये तो बस एक मोड़ है जो तुम्हें खुद को और बेहतर समझने का मौका देता है। लिज ने अर्जुन को आइंस्टीन का उदाहरण दिया, जो किसी मुश्किल सवाल में फंसने पर वायलिन बजाने लगते थे। इसे कॉम्बिनेटरी प्ले कहते हैं। एक रास्ते के बंद होने पर दूसरे रचनात्मक रास्ते पर निकल पड़ना, ताकि दिमाग की खिड़कियां खुल सकें। अर्जुन, तुम भी जब अटक जाओ तो कुछ और करो, कुछ ऐसा जो तुम्हें अच्छा लगे, बिना इस बात की चिंता किए कि वो महान है या नहीं। अपनी ईगो यानी अहंकार को थोड़ा आराम दो। ईगो हमेशा इनाम और तारीफ की भूखी रहती है, पर तुम्हारी आत्मा यानी सोल को सिर्फ एक चीज चाहिए, वंडर यानी विस्मय। अगर तुम अपनी कला के जरिए उस विस्मय को महसूस कर पा रहे हो तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते। अर्जुन अब अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसे शहीद बनकर खुद को नहीं जलाना है, बल्कि एक नटखट खिलाड़ी की तरह अपनी जिज्ञासा के सुराग ढूंढने हैं। उसने तय किया कि वो अपनी ड्राइंग्स को अब एक सजा की तरह नहीं, बल्कि एक मजेदार खोज की तरह देखेगा। लिज ने उसे आश्वस्त किया कि ये ब्रह्मांड उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर कुछ अद्भुत बनाने का इंतजार कर रहा है। अर्जुन ने विदा लेते वक्त महसूस किया कि उसका बोझ हल्का हो चुका है। अब वो बस उस खजाने की तलाश में निकलने के लिए बेताब था, बिना किसी अंजाम की परवाह किए। अब तक अर्जुन के मन की बहुत सी गिरहें खुल चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी, भरोसा। वो भरोसा नहीं जो हम किसी इंसान या किस्मत पर करते हैं, बल्कि वो फियर्स ट्रस्ट जो हमें खुद की रचनात्मकता पर करना होता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों की बाढ़ सी आई थी, अर्जुन लिज के घर की छत पर बैठा था। लिज ने उसे चाय का प्याला थमाया और चुपचाप आकाश को देखने लगी। अर्जुन ने धीरे से कहा कि लिज, सब कुछ समझ आ गया, डर, विचार, परमिशन और मेहनत, लेकिन कभी कभी फिर भी एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अंधेरे कमरे में हाथ पांव मार रहा हूं और पता नहीं बाहर की रोशनी मिलेगी भी या नहीं। लिज ने मुस्कुराते हुए कहा कि अर्जुन, यही तो वो आखिरी पड़ाव है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। इसे मैं फेथ कहती हूं, पर यह किसी धर्म वाला विश्वास नहीं है। ये तो ये मानने का हौसला है कि ये ब्रह्मांड तुमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि तुम कुछ बनाओ। लिज ने उसे थाईलैंड के उस मशहूर गोल्डन बुद्धा की कहानी सुनाई, जिसने अर्जुन के सोचने का ढंग ही बदल दिया। उन्होंने बताया कि सदियों पहले जब वहां दुश्मन सेना का हमला होने वाला था, तो भिक्षुओं ने बुद्ध की एक विशाल सोने की मूर्ति को बचाने के लिए उसे मिट्टी और गारे से ढक दिया था। वो मूर्ति सालों तक वैसी ही पड़ी रही। सबको लगा कि वो महज एक मामूली मिट्टी का ढांचा है। फिर एक दिन जब उस मूर्ति को कहीं ले जाया जा रहा था, तो उसकी सतह पर एक दरार पड़ी। जब एक भिक्षु ने मशाल की रोशनी में उस दरार के अंदर झांका, तो उसे सोने की चमक दिखाई दी। अर्जुन, हम सबके साथ यही होता है। हम दुनिया के डर, दूसरों की उम्मीदों और अपनी असुरक्षाओं की मिट्टी के नीचे उस सोने को छिपा देते हैं, पर वो सोना, वो बिग मैजिक हमेशा वही रहता है। हमें बस उस दरार को ढूंढना है
और उस पर भरोसा करना है। लिज ने अर्जुन को समझाया कि फियर्स ट्रस्ट का मतलब यह है कि तुम अपने काम से ये उम्मीद करना छोड़ दो कि वो तुम्हें अमीर बनाएगा, मशहूर करेगा या तुम्हारी सारी समस्याओं का हल निकाल देगा। अपनी कला से ये कहना बंद करो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं। इसके बजाय तुम अपनी कला से कहो कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है ताकि तुम इस दुनिया में आ सको और मैं इसके लिए तैयार हूं। जब तुम अपनी ईगो यानी अहंकार को किनारे रख देते हो तो तुम एक चैनल बन जाते हो जिसके जरिए ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। अर्जुन ने महसूस किया कि अब तक वो अपनी ड्राइंग्स को एक बोझ की तरह ढो रहा था, जैसे वो उसे कुछ देने वाली हो। पर सच तो ये था कि उसे खुद को उन ड्राइंग्स को सौंप देना था। लिज ने एक और बहुत गहरी बात कही जिसे वो द पैराडॉक्स ऑफ इंपॉर्टेंस कहती है। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा कि बेटा, तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारा काम दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है और साथ ही ये भी मानना होगा कि इसका रत्ती भर भी महत्व नहीं है। ये सुनकर अर्जुन चकरा गया। लिज ने हंसते हुए समझाया कि ये विरोधाभास ही तुम्हारी आजादी है। जब तुम काम कर रहे हो तो उसे इतनी शिद्दत और पवित्रता से करो जैसे कि पूरी कायनात की सलामती उसी पर टिकी हो। लेकिन जैसे ही काम खत्म हो जाए उसे एक खिलौने की तरह समझो। अगर दुनिया उसे पसंद करती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंत में हम सब बस धूल हैं और हमारी बनाई चीजें भी धूल ही बन जाएंगी। ये समझ तुम्हें उस भारीपन से बचाएगी जो अक्सर कलाकारों को डिप्रेशन की ओर ले जाता है। लिज ने अपनी एक सहेली का किस्सा सुनाया जो बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी पर अपनी किताब छपवाने से डरती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो उतनी गहरी नहीं है। लिज ने उससे कहा कि तुम्हारी कविताएं महान हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उन्हें लिखते वक्त तुम्हारी आत्मा कितनी खिल उठी थी। अर्जुन, ये दुनिया पहले से ही गंभीर और भारी समस्याओं से भरी पड़ी है। यहां भूखमरी है, युद्ध है, बीमारियां है। ऐसे में अगर तुम कुछ ऐसा बनाते हो जो महज खूबसूरत है या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है तो तुम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो। तुम्हें दुनिया को बचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को जिंदा रखने की जरूरत है, क्योंकि एक जिंदा और खुश इंसान ही दुनिया में रोशनी फैला सकता है। अर्जुन को याद आया कि कैसे वो घंटों बैठकर बस इस चिंता में रहता था कि लोग उसके काम को यूजलेस कहेंगे। लिज ने उसे टोकते हुए कहा कि यूजलेस होना तो एक आशीर्वाद है। जो चीजें काम की होती है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है, पर जो चीजें सिर्फ आनंद के लिए होती है वो अमर हो जाती है। संगीत, पेंटिंग, कविता, ये सब शरीर के लिए जरूरी नहीं है, पर ये आत्मा के लिए ऑक्सीजन की तरह है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपने काम को कभी भी अपनी पहचान मत बनने देना। अगर तुम्हारी कोई पेंटिंग खराब हो जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम एक खराब इंसान हो। तुम बस एक ऐसे इंसान हो जिसने उस दिन एक खराब पेंटिंग बनाई। बस इतना ही। अगले दिन फिर उठो और फिर से कुछ नया शुरू करो। लिज ने अपनी बातों को समेटते हुए अर्जुन से विदा ली। उन्होंने कहा कि अर्जुन, ये सफर कभी खत्म नहीं होता। मैं आज भी जब अपनी नई किताब शुरू करती हूं तो मुझे वही डर लगता है जो तुम्हें लगता है, पर अब मैं उस डर से लड़ती नहीं, उसे अपने साथ चाय पीने के लिए बिठा लेती हूं। मैं जानती हूं कि मेरे अंदर वो खजाना है और मैं उसे ढूंढने की जिद कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम भी बस चलते रहना। जब रास्ता धुंधला लगे तो अपनी जिज्ञासा की वो छोटी सी टॉर्च जला लेना, वो तुम्हें अगले कदम तक ले जाएगी। अर्जुन ने लिज के हाथ छुए और उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसके कंधों से सदियों पुराना बोझ उतर गया हो। घर लौटकर अर्जुन अपनी मेज पर बैठा। उसने अपनी स्केचबुक खोली। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने पन्ने पर पेंसिल रखी और बस एक लकीर खींची। उसे नहीं पता था कि ये क्या बनेगा और उसे परवाह भी नहीं थी।
वो बस उस पल में था, उस सृजन के आनंद में। उसने महसूस किया कि कमरे की हवा में एक सरसराहट है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे शाबाशी दे रही हो। यही तो वो बिग मैजिक था जिसके बारे में लिज बात कर रही थी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी, बल्कि खुद को इस ब्रह्मांड की जादुई प्रक्रिया का हिस्सा मान लेने का साहस था। अर्जुन अब जान चुका था कि वो कभी अकेला नहीं है। उसके विचार, उसके डर और उसकी प्रेरणा सब उस एक महान कहानी का हिस्सा थे जिसे ये सृष्टि हर रोज लिख रही है। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, पर अर्जुन के मन में एक नई सुबह की रोशनी फैल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उस खामोशी को महसूस किया जो हर रचना से पहले आती है। उसे अब किसी रिवॉर्ड की तलाश नहीं थी, उसे किसी की वाहवाही की भूख नहीं थी। वो बस खुश था कि वो यह है, वो देख सकता है, वो महसूस कर सकता है और वो बना सकता है। उसकी कला अब उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी आजादी बन चुकी थी। उसने अपनी पेंसिल को कागज पर और तेजी से चलाना शुरू किया, और कमरे में सिर्फ उस घिसती हुई पेंसिल की आवाज गूंज रही थी, जो किसी प्रार्थना से कम नहीं थी। उम्मीद है अर्जुन के इस सफर ने आपके अंदर भी उस दबे हुए खजाने की याद दिलाई होगी। याद रखिए, आपके भीतर भी एक ऐसा ही बुद्ध छिपा है जो मिट्टी की परतों के नीचे अपनी चमक का इंतजार कर रहा है। बस एक बार अपनी जिज्ञासा को मौका देकर देखिए, शायद अगला बड़ा जादू आपकी ही मेज पर होने वाला हो। चलते रहिए, क्योंकि रुकना उन लोगों का काम है जिन्होंने अभी तक अपने अंदर की आवाज को नहीं सुना है। अपना ख्याल रखिए और अपनी रचनात्मकता के साथ उस नटखट बच्चे की तरह खेलिए जो हार जीत के मायने नहीं जानता। शुक्रिया आपके साथ का। हम फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, यही माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर।